हेलो दोस्तों, अपमाइंड लर्निंग ऐप पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हाल ही में कल डेट हुई है 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल को जो है एसएससी ने अपना न्यू नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। तो अब आप लोग तैयारी के अंदर जुड़ जाइए। और हमारा जो कोर्स है एसएससी सीजीएल का, इसको भी लॉन्च कर दिया गया है हाल ही के अंदर। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज कर लो और अपनी तैयारी के अंदर लग जाओ। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की इस क्लास के अंदर। तो देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आज का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में दिवंगत हुए सलीम दुर्रानी का संबंध किस खेल से था। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं सलीम दुर्रानी जी की, है ना। तो सलीम दुर्रानी जी जो है, ये है सलीम दुर्रानी। तो जो सलीम दुर्रानी जी है, इनका जो संबंध है वो है क्रिकेट से। और ये एक भारतीय क्या थे, क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी जी। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, सलीम दुर्रानी जी जो है, इनका जो कार्यकाल है भारतीय क्रिकेट के रूप में वो था सन 1960 से लेकर सन 1973 तक। तो इसके अंदर देखिए आप लोग कि इसको हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं सलीम दुर्रानी जी को, क्योंकि हाल ही के अंदर इनका जो है निधन हो गया। और दूसरी बात क्या है कि ये जो है ये फर्स्ट क्रिकेटर है जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है। तो देखिए आप लोग, ये है प्रथम क्रिकेटर जिनको अर्जुन अवार्ड, जिनको प्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ। तो ये जो है ये फर्स्ट क्रिकेटर थे, इनको फर्स्ट अर्जुन अवार्ड जो है ये प्राप्त हुआ था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी हम लोग बात करते हैं कि जो फर्स्ट जो क्रिकेटर है वो तो है अर्जुन अवार्ड पाने वाले कौन, ये है सलीम दुर्रानी जी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट महिला कौन है, तो देखिए आप लोग, फर्स्ट महिला की हम लोग बात करते हैं तो जो प्रथम महिला है जिनको अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो उनका जो नाम है वो है लम्सडेन। और ये जो लम्सडेन है ये हॉकी की एक महिला खिलाड़ी है। तो ये है हॉकी खिलाड़ी। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं अर्जुन अवार्ड के बारे में, तो देखिए आप लोग, जो अर्जुन अवार्ड है, इन अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी। तो अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1961 के अंदर। कब हुई थी? सन 1961 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। और जो ये अर्जुन अवार्ड है ये किस मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। तो ये प्रदान किनके द्वारा किए जाते हैं, तो ये प्रदान किए जाते हैं युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि जो अर्जुन अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, ये अर्जुन अवार्ड जो है इसके मतलब इसकी जो इनामी राशि है वो कितनी है। तो इसकी इनामी राशि जो है वो है 5 लाख रुपए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देखिए आप लोग कि हाल ही में दिवंगत हुए सलीम दुर्रानी जी का संबंध किस खेल से था। तो इनका जो संबंध है वो था क्रिकेट से। और ये जो है जो सलीम दुर्रानी जी जो है ये एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारतीय रुपए में व्यापार की घोषणा की गई है।
तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग। तो हाल ही में जो है वो इंडिया और मलेशिया जो देश है, तो इंडिया और मलेशिया देश के बीच जो ट्रेड समझौता हुआ है वो क्या हुआ है। तो देखिए आप लोग, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। तो देखिए आप लोग कि हाल ही में क्या हुआ है कि भारत और जो मलेशिया है, भारत और जो मलेशिया है, इनके बीच हाल ही के अंदर एक समझौता हुआ है। तो समझौता क्या हुआ है कि जो भी व्यापार समझौता होगा वो अब मतलब डॉलर में ना होकर, यूरो में ना होकर, अब किसके अंदर होगा, वो होगा भारतीय रुपए के अंदर। तो जो समझौता हुआ है वो हुआ है भारतीय रुपए के अंदर। तो इसके अंदर देखिए आप लोग कि इससे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है। तो इससे जो है वो इंडिया को ये फायदा होने वाला है कि जो भारत की जो करेंसी है रुपया, ये जो है मजबूती, इनको इसको मजबूती प्रदान होगी। तो देखिए आप लोग कि जो भारत की करेंसी है रुपया, तो ये जो करेंसी है भारत की, इसको क्या होगा, इसकी जो है मजबूती प्रदान होगी, मतलब और देशों के अपेक्षा। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे दो देशों के मध्य जो है कभी भी व्यापार समझौता होता है, तो उसके अंदर पहले जो मतलब करेंसी काम आती थी वो मोस्टली काम आती थी यूरो या फिर डॉलर काम आती थी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो रूस है, तो इस रूस को जो है वो किससे बाहर कर दिया गया था हाल ही के अंदर, ये जो स्विफ्ट प्रणाली है, इस स्विफ्ट प्रणाली से किसको बाहर कर दिया था, रूस को बाहर कर दिया था। बाहर मतलब जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसने किससे बाहर कर दिया था, इसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। तो जैसे ही ये मतलब जो रूस है, ये रूस क्या करता है कि जो अदर देश है उस अदर देश से जो है व्यापार समझौता नहीं कर सकता इस स्विफ्ट के बिना। तो स्विफ्ट क्या है, तो स्विफ्ट जो है ये एक लेन देन की एक प्रणाली है। कौन सी, स्विफ्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, जैसे स्विफ्ट से किसको बाहर किया था हाल ही के अंदर, तो रूस को बाहर कर दिया था। तो उस रूस ने क्या किया था कि रूस जो है उसने भी अपनी एक नई प्रणाली जारी की थी, उसके द्वारा वह अपना जो है व्यापार समझौता करता है अलग अलग देशों से। तो भारत ने भी हाल ही के अंदर क्या किया कि जो मलेशिया है, इस मलेशिया से हाल ही के अंदर जो है समझौता किया है भारतीय रुपए के अंदर। यानी जब भी समझौता होगा भारत और मलेशिया के मध्य, यानी भारत और मलेशिया मिलकर जब व्यापार करेंगे तो जो लेन देन होगा वो किस में होगा, वो होगा भारतीय रुपए के अंदर। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मलेशिया की, है ना, तो मलेशिया की जो मुद्रा है वो क्या है, मलेशिया की मुद्रा है रिंगट, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मलेशिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, देखिए कि हाल ही में किसने त्रिपुरा के जो आधुनिक वास्तुकार कहे जाने वाले महाराजा वीर विक्रम सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं त्रिपुरा की, है ना, तो देखिए आप लोग त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा जो है, इस त्रिपुरा के अंदर हाल ही के अंदर क्या हुआ कि जो त्रिपुरा है इसके जो सीएम है वो हाल ही के अंदर कौन है, तो इनके जो मुख्यमंत्री है वो है माणिक शाह जी, माणिक शाह। तो ये जो माणिक शाह जी है, इन्होंने हाल ही के अंदर क्या किया है, तो इन्होंने हाल ही के अंदर जो है त्रिपुरा के आधुनिक वास्तुकार कहे जाने वाले जो महाराजा हैं, उनका नाम क्या है, महाराजा वीर विक्रम सिंह जी जो है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, तो ये किया है त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है हाल ही के अंदर, माणिक शाह जी। तो माणिक शाह जी ने हाल ही के अंदर इस जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा का हाल ही के अंदर अनावरण किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। देखिए आप लोग, त्रिपुरा के हाल ही के अंदर हम लोग बात करते हैं तो त्रिपुरा के जो सीएम है वो कौन है, माणिक शाह जी हैं। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि त्रिपुरा के अंदर हाल ही के अंदर क्या हुआ था,
तो त्रिपुरा के अंदर हाल ही के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, है ना। तो हाल ही के अंदर किसके चुनाव हुए थे, तो ये चुनाव हुए थे विधानसभा के। और यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है टोटल, तो वो है टोटल 60 है। तो त्रिपुरा में हाल ही के अंदर जो है वो बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर सत्ता हासिल की है ना। तो जो बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता दल जो पार्टी है, उसके नेता कौन है, माणिक शाह जी है। तो इन माणिक शाह ने वहां पर कितनी सीटें जीती है, तो बीजेपी ने जो सीटें जीती है वो जीती है 37। और ये जो बीजेपी पार्टी है वो इस त्रिपुरा के अंदर एक बहुत ही बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ये था त्रिपुरा। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ये है अगरतला त्रिपुरा की राजधानी। तो ये था हमारा त्रिपुरा से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए कि हाल ही में आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए कितने अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आईएमएफ, है ना, और जैसे हम लोग बात करें यूक्रेन की, तो आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के मध्य पिछले 1.5 साल के अंदर जो है वो युद्ध चला था। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि जो यूक्रेन जो है, तो यूक्रेन जो देश है इसके अंदर क्या हो गई थी, भारी तबाही हो गई थी। यानी लोगों को जो घर थे वो उजड़ गए। और जैसे वहां पर जितने भी जैसे औद्योगिक इकाइयां थी वो भी क्या हो गई, तबाह हो गई। किसकी वजह से, रूस की वजह से। तो रूस ने वहां पर क्या किया था, मतलब बहुत ज्यादा आक्रमण किया था। क्यों किया था, तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि यूक्रेन जो है वो किसके अंदर शामिल होना चाहता था, नाटो देश के अंदर, है ना। तो जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर कौन सम्मिलित होना चाहता था, तो ये जो है यूक्रेन इसके अंदर शामिल होना चाहता था। तो इस नाराजगी, ये नाराजगी किसकी थी, तो ये नाराजगी थी रूस के। तो रूस ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया था, है ना। तो यूक्रेन में देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करें पहले आईएमएफ की, है ना। तो आईएमएफ जो होता है, इस आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जैसे हम लोग बात करते हैं आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी सन 1945 ईस्वी के अंदर, है ना। तो जो आईएमएफ है तो ये क्या करता है, जो भी मतलब अदर देश है ना, जैसे जितने भी विकसित देश हैं, तो उनको जो है ये क्या करता है, मुद्रा जो होती है ये प्रदान करवाता है, ठीक है ना। तो आईएमएफ की हम लोग बात करते हैं, तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, सन 1945 के अंदर। और जैसे हम लोग बात करते हैं आईएमएफ और जो विश्व बैंक है, तो आईएमएफ और जो विश्व बैंक है ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, ये जो आपस में कहलाते हैं जुड़वा बहने, क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपस में जुड़वा बहने। दूसरी चीज देखिए आप लोग कि जो आईएमएफ और विश्व बैंक जो है इनकी जो स्थापना हुई थी वो किस सम्मेलन से हुई थी, तो इनकी जो स्थापना हुई थी सन 1944 के अंदर। कब हुई थी, 1944 में। और किस सम्मेलन के अंदर हुई थी, तो ये हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ये हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन सन 1944 के। तो सन 1944 के जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था उसके अंदर किसकी स्थापना हुई थी, आईएमएफ की स्थापना हुई थी, है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि आईएमएफ जो है इसके जो हेड अध्यक्ष है वो कौन है, तो आईएमएफ के जो अध्यक्ष हैं वो हाल ही के अंदर है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। ये हाल ही के अंदर इसके क्या है, अध्यक्ष हैं, कौन, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। जैसे हम लोग बात करते हैं आईएमएफ के ना, तो इस आईएमएफ की जो मुख्य अर्थशास्त्री है वो कौन है हाल ही के अंदर, और इससे पहले कौन थी। तो जैसे हम लोग बात करते हैं आईएमएफ की, है ना, तो आईएमएफ जो है इसकी जो मुख्य अर्थशास्त्री थी, पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौन थी, तो वो थी आपकी जो भारतीय मूल की है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गीता गोपीनाथ, है ना। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, गीता गोपीनाथ। तो जो गीता गोपीनाथ जी जो है, ये जो है आईएमएफ के अंदर हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री कौन थी, गीता गोपीनाथ जी।
अब जैसे हम लोग बात करते हैं अदर की, है ना, तो हाल ही के अंदर जो है आईएमएफ के अंदर जो मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो वो है पियरे ओलिवर गोरीचंस, है ना। तो इसके हाल के अंदर जो मुख्य अर्थशास्त्री है, मुख्य अर्थशास्त्री, तो उनका जो नाम है वो है पियरे ओलिवर गोरीचंस। तो ये हाल ही के अंदर क्या है, इनके मुख्य अर्थशास्त्री हैं, किसके, आईएमएफ के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि इस आईएमएफ ने जो है यूक्रेन के लिए कितनी सहायता प्रदान की है, तो इसने जो है हाल ही के अंदर जो है वो सहायता प्रदान की है 15.6 बिलियन डॉलर की। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए कि हाल ही में नासा के जो नव स्थापित मिशन है कौन सा, देखिए आप लोग, तो ये जो मिशन है वो है मून टू मार्स मिशन। तो ये एक नया मिशन है किसका, तो ये है नासा का, है ना। तो हाल ही के अंदर जो है वो नासा के जो नव स्थापित मून टू मार्स मिशन जो है, इसका जो हेड है वो किसे बनाया गया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अमित क्षत्रिय। तो ये जो अमित क्षत्रिय है हमारे, ये क्या है, ये है भारतीय मूल के हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या है, भारतीय मूल के हैं। तो इनको हाल ही के अंदर क्या बनाया गया है, जो मून टू मार्स मिशन है, तो इसका हेड जो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है अमित क्षत्रिय जी को। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं तो इस मिशन के तहत क्या होगा कि आपको पता है कि जो नासा है, इस नासा ने क्या किया हाल ही के अंदर, तो मून टू मार्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं मून की, है ना, तो मून का मतलब तो होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा से कहां पहुंचना है, तो ये पहुंचना है मार्स तक। मार्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मंगल मिशन, है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं मून टू मार्स, है ना, तो ये क्या है, मून टू मार्स। यानी आपको पता है कि जो नासा है, ये नासा किसकी स्पेस कंपनी है, तो ये स्पेस कंपनी है किसकी, अमेरिका की। तो अमेरिका जो है वो आपको पता है कि हाल ही के अंदर जो है वो कहां पर पहुंच गया है, चंद्रमा के ऊपर तो पहुंच चुका है। तो इसका जो अगला टारगेट है वो क्या है कि ये पहुंचना चाहता है मंगल जो ग्रह है, इस मंगल ग्रह के ऊपर पहुंचना चाहता है कौन, नासा। तो इसका जो प्रमुख बनाया गया है वो हाल ही के अंदर किनको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है भारतीय मूल के जो अमित क्षत्रिय जी है, इनको बनाया गया है। तो देखिए आप लोग, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब जैसे हम लोग बात करते हैं नासा की, है ना, तो नासा जो है आपको पता है कि नासा की यदि आप लोग बात करते हो, तो जो नासा है, इस नासा की स्थापना कब हुई थी, तो नासा जो है ये एक अमेरिका की स्पेस कंपनी है। ये किसकी स्पेस कंपनी है, तो ये स्पेस कंपनी है अमेरिका की, है ना। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो नासा है, इस नासा की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इस नासा की स्थापना हुई थी सन 1958 ईस्वी के अंदर। तीसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि जो ये नासा है, इस नासा की जो हेड है वो कौन है हाल ही के अंदर, तो नासा के जो कार्यवाहक है वो है बिल नेल्सन। तो बिल नेल्सन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हाल ही के अंदर जो है, मतलब इंडिया की जो इसरो कंपनी है और जो अमेरिका की जो कंपनी है कौन सी, नासा। तो नासा और इसरो ने कौन सा मिशन स्टार्ट किया है, तो नासा और जो इसरो है, इस नासा और इसरो ने मिलकर हाल ही के अंदर कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो वो किया है निसार। तो इस निसार की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है, नासा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एक तो है नासा। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एन का मतलब क्या है यहाँ पर, तो एन का जो मतलब है वो है नासा, और आई जो है, इस आई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ये हो जाएगा इंडिया। और यदि आप लोग बात करते हो SAR किया ना, तो सार का मतलब क्या है यहाँ पर, तो सार का जो मतलब है वो है सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो नासा का आप लोगों को बता दिया मैंने कि जो नासा है ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, और जो इसरो है ये किसकी है, इंडिया की। तो हाल ही के अंदर नासा और इसरो ने मिलकर जो है एक अभियान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, निसार। तो निसार की हम लोग बात करते हैं, नासा इंडिया सिंथेटिक एपर्चर रडार जो है इसकी फुल फॉर्म है किसकी, निसार की फुल फॉर्म है ये वाली। तो देखिए आप लोग, नासा इंडिया सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो ये जो मिशन लॉन्च किया है वो किसने किया है, तो ये किया है नासा प्लस इसरो ने। तो इसरो की हम लोग बात करें तो इसरो के हाल ही के अंदर जो है वो 10वें अध्यक्ष किनको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है एस सोमनाथ जी को। और इसरो की यदि आप लोग बात करते हो तो इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी 15 अगस्त सन 1969 के अंदर। किसकी स्थापना हुई थी, इसरो की हुई थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप लोग, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग कि हाल ही में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड ट्रेड सिटी लिस्ट 2022 जारी हुई है, तो इसमें किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022, तो ये जो है हाल ही के अंदर क्या हुआ, ये लिस्ट जो है हाल के अंदर जारी हुई है। ये जारी क्यों हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो बॉम्बे सिटी है, ये जो बॉम्बे सिटी है, बॉम्बे शहर जो है, तो ये बॉम्बे शहर ने हाल ही के अंदर जो है यानी जो वृक्षों से संबंधित कार्य किए हैं। तो इसने क्या क्या काम किया है, तो बॉम्बे जो है, इस बॉम्बे शहर ने हाल ही के अंदर जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों को जो है संरक्षण प्रदान किया है। दूसरी चीज क्या किया है इसने, देखिए आप लोग कि जो है यानी वृक्षों से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो किन्होंने किए हैं, तो वो किए हैं बम्बई शहर ने। तो बम्बई शहर जो है इसके महाराष्ट्र के जो हाल के अंदर जो CM है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है एकनाथ शिंदे जी। तो एकनाथ शिंदे जी जो है उन्होंने हाल ही के अंदर बॉम्बे के अंदर मतलब वृक्षों को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। तो इस वजह से जो है हाल ही के अंदर जो है वो वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 जारी हुई है। और ये जो जारी हुई है वो कौन जारी करता है, तो ये करता है, एक तो होता है FAO, तो एक तो जारी करता है कौन, FAO, और दूसरा कौन जारी करता है, तो ये करता है आर्बर मिशन। ये जारी करता है कौन, आर्बर मिशन। तो ये जो जारी करता है लिस्ट वो कौन कौन करता है, एक तो करता है FAO और दूसरा करता है आर्बर मिशन। तो जैसे हम लोग बात करते हैं FAO, तो जो FAO है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है विश्व खाद्य संगठन। देखिए आप लोग, जो FAO है इसकी फुल फॉर्म क्या है, विश्व खाद्य संगठन। तो ये है FAO की फुल फॉर्म। तो FAO जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर सन 1945 के अंदर। तो FAO जो है ये क्या काम करता है, तो ये करता है खाद्य जो आपूर्ति है उसकी पूर्ति करता है कौन, FAO। तो FAO का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो FAO का जो मुख्यालय है वो है रोम के अंदर। कहां पर है, रोम के अंदर है। तो जो 16 अक्टूबर की हम लोग बात करते हैं, तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर के दिन, है ना। तो 16 अक्टूबर जो है इस दिन क्या मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, है ना। अब देखिए कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये जो लिस्ट वो कौन कौन जारी करता है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये हाल ही के अंदर IAS के एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था कि जो वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 जो है ये हाल ही में किसके द्वारा जारी हुई, तो ये जारी हुई थी एक तो संगठन है FAO और दूसरा कौन सा है, आर्बर मिशन के द्वारा। तो इसके अंदर जो है वो किसको चुना गया है, तो इसके अंदर चुना गया है बॉम्बे को। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर
6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉम्बे हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए आप लोग, है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, इससे पहले किसको शामिल किया गया है, तो इससे पहले हैदराबाद को भी शामिल किया गया है। तो किस किस को शामिल किया गया है भारत के अंदर, तो ये शामिल किया गया है, एक तो किया गया है हैदराबाद को, है ना। और दूसरा किसको शामिल किया गया है, तो दूसरा शामिल किया गया है मुंबई को। तो जो बॉम्बे है इसको हाल ही के अंदर जो है अवार्ड भी दे दिया गया है इसका। हाँ, जो एट लिस्ट में आप लोगों को शामिल हुआ है कौन, बॉम्बे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में आप लोगों से पूछा जाए कि ट्री सिटी अवार्ड हाल ही के अंदर किसको दिया गया है 2022 में, तो देखिए आप लोग, ये भी एक अलग क्वेश्चन बनता है कि हाल ही के अंदर जो है वो ट्री सिटी जो अवार्ड है, ट्री सिटी अवार्ड 2022, तो यदि आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो जो हैदराबाद है इसको हाल ही के अंदर क्या दिया गया है, ट्री सिटी अवार्ड 2022। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश स्थित है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हाल ही के अंदर जो क्या हुआ कि हाल ही के अंदर जो यूरोप है और जो अमेरिका है, तो जो यूरोप और अमेरिका के जो वैज्ञानिक है उन्होंने हाल ही के अंदर क्या किया है, इसके ऊपर शोध किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो जो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर क्या होता है, देखिए आप लोग कि हाल ही के अंदर जो यूरोप है और जो अमेरिका है, तो इनके जो वैज्ञानिक है इन्होंने हाल के अंदर इसके ऊपर शोध किया है। तो देखिए आप लोग क्या शोध किया है, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो देखो ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं हम लोग, तो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कहते हैं कि जो तापमान बढ़ रहा है, पूरे विश्व का जो तापमान बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो अर्थ है वो है तापमान का बढ़ना। तो इसका जो अर्थ है वो है तापमान का बढ़ना। तो देखिए आप लोग कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर जो है बर्फ हमेशा क्या रहती है, तो वहां पर हमेशा क्या रहती है, बर्फ रहती है। तो बर्फ क्या होगी, मतलब पिघलेगी, जैसे ग्लेशियर वगैरह जो होंगे वो क्या होंगे, टूटेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो पानी होगा वहां का, वो क्या होगा कि जो उसके किनारे के आसपास जितने भी शहर है, तो उनके जो डूबने का खतरा बना रहता है वो किसकी वजह से रहता है, तो वो रहता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की और देखिए, तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बनता है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करें और ग्लोबल वार्मिंग की, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ये होता क्यों है, तो देखिए आप लोग, जैसे मतलब किसी भी देश के अंदर जैसे औद्योगिक अधिक बढ़ रहा है, जैसे उद्योग जो है ये बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज देखिए आप लोग, जैसे जैसे वहां पर जो है वाहनों की संख्या जो है, ये वाहनों की संख्या जो है ये बढ़ेगी, तो जो वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी, जैसे औद्योगिक क्षेत्र भी बढ़ेंगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा प्रदूषण। तो जो प्रदूषण होगा उस प्रदूषण के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार है, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना, तो इस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर देखिए होता क्या है कि इसके लिए जिम्मेदार जो घटक है वो कौन कौन से हैं। देखिए, तो जैसे हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो है CO2 ऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जिम्मेदार किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। दूसरा देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पर कौन सी गैस है, वो है CH4 यानी मीथेन गैस। तीसरे नंबर पर कौन है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ये भी जिम्मेदार है। तो देखिए
कि सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो कौन सी गैस है, तो वो जिम्मेदार है कौन सी, CO2 गैस। तो CO2 को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो दूसरा नंबर है वो किसका है, CH4 का है। तो CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन गैस। तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर है N2O। देखिए आप लोग, तो देखिए जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं CH4 की, तो इस CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं। और इसका दूसरा जो नाम है वो है मार्स गैस। तो देखिए आप लोग जो CH4 है, इस CH4 को बोलते हैं मीथेन गैस या मार्स गैस। तो ये कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जो दलदली स्थान होते हैं वहां पर कौन सी गैस पाई जाती है, तो वहां पर पाई जाती है मीथेन गैस। और जो मीथेन गैस है ये हमेशा विस्फोटक के रूप में निकलती है, कौन सी गैस, मीथेन गैस। जैसे हम लोग बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है ना, जैसे हम लोग इसकी बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको हम लोग बोलते हैं हंसाने वाली गैस, यानी लाफिंग गैस किसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं हम लोग N2O। तो इसके अंदर जो है हाल ही के अंदर क्या हुआ कि जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो इस ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो है फर्स्ट जो देश है वो कौन है, देखिए आप लोग, तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अमेरिका। तो जो अमेरिका है इसमें आप लोगों को पता है कि इसके अंदर जो है इंडस्ट्रियां हैं जो वो बहुत ज्यादा है। दूसरा जो स्थान है वो किसका है, वो है चीन का। तीसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान है रूस का। चौथा स्थान किसका है, तो चौथा स्थान है ब्राजील का। और भारत का कौन सा स्थान है इसके अंदर, तो भारत का जो स्थान है वो है 5वां। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग में जो फर्स्ट स्थान है वो है अमेरिका का। तो इस अमेरिका का जो योगदान है वो कितना है, तो इस अमेरिका का जो योगदान है अकेले वो कितना है, 17.3%। कितना है, 17.3%। दूसरा स्थान जो है वो किसका है, चाइना का। और तीसरा स्थान किसका है, तो तीसरा जो स्थान है वो है रूस का। और चौथा स्थान किसका है, तो ये है चौथा स्थान है ब्राजील देश का। और इंडिया जो है वो कौन से स्थान पर है, तो इंडिया इसके अंदर स्थान पर है कौन से, 5वें स्थान के अंदर है। तो इंडिया जो है वो इस ग्लोबल सूची के अंदर जो है वो 5वें स्थान पर है। और इसका जो योगदान है वो कितना है इंडिया का, तो इंडिया का जो योगदान है वो है 4.8%। कितना योगदान है, 4.8%। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अमेरिका। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर का खिताब किसने जीता है। तो देखिए आप लोग, हाल ही के अंदर क्या आयोजित हुआ था, मैड्रिड स्पेन मास्टर। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मैड्रिड स्पेन मास्टर, तो ये जो मैड्रिड स्पेन मास्टर जो है ये हाल ही के अंदर आयोजित हुई थी। तो इसके अंदर जो है वो खिताब किसने जीता है, तो ये जो खिताब जीता है वो जीता है किसने, तो ये जीता है ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग ने। तो ये जो खिलाड़ी है वो कहाँ की खिलाड़ी है, ये तो ये खिलाड़ी है इंडोनेशिया की। तो ये खिलाड़ी कहाँ की है, तो ये खिलाड़ी है इंडोनेशिया की। तो ये इंडोनेशिया की जो खिलाड़ी है तुंजुंग, तो इन तुंजुंग ने किसको हराया है, PV सिंधु को हाल ही के अंदर हराकर क्या जीता है, मैड्रिड स्पेन मास्टर का खिताब अपने नाम किया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये जो ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग है, तो इनको जो है वो प्रदान किया गया गोल्ड मेडल। तो इनको जो प्रदान किया गया वो क्या प्रदान किया गया है, तो इनको हाल ही के अंदर गोल्ड मेडल जो है उससे नवाजा गया है। और जो PV सिंधु है, तो ये जो PV सिंधु है इनको क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है सिल्वर मेडल। तो जो सिल्वर मेडल है वो किनको मिला है, वो तो मिला है PV सिंधु को, है ना। और जो ये मिला है गोल्ड मेडल वो किसको मिला है, तो वो मिला है तुंजुंग को। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मैड्रिड स्पेन मास्टर की, है ना,
तो इसमें जो इंडोनेशिया की खिलाड़ी है, तो ये जो इंडोनेशिया की खिलाड़ी है तुंजुंग, इन तुंजुंग ने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु है ना, तो पीवी सिंधु को कितने कितने से हराया है? तो इन्होंने हराया 2 सेट के अंदर 21-8 से और 21-8 के अंतर से। तो जो पीवी सिंधु है, तो पीवी सिंधु जो है ये फाइनल के अंदर हार गई और इनको क्या प्रदान किया गया है? तो इनको प्रदान किया गया है सिल्वर मेडल। और जो इंडोनेशिया है, तो ये जो इंडोनेशिया की खिलाड़ी है तुंजुंग, इनको क्या दिया गया है? तो इनको दिया गया है गोल्ड मेडल। क्या दिया गया है? गोल्ड मेडल। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, है ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पीवी सिंधु है, तो पीवी सिंधु मतलब अपने में एक बहुत बड़ा नाम है पीवी सिंधु का। तो पीवी सिंधु कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये है तेलंगाना की। तो ये कहाँ की खिलाड़ी है? तेलंगाना की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। बैडमिंटन खिलाड़ी है। अब हम जैसे हम लोग बात करते हैं पीवी सिंधु जी की, तो पीवी सिंधु जो है इनसे एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? कि एकमात्र महिला जिसने ओलंपिक के अंदर 2 पदक हासिल किए हैं, तो 2 पदक हासिल करने वाली एकमात्र महिला कौन है? तो वो नाम आता है पीवी सिंधु का। तो ये लिख लीजिए आप लोग, एकमात्र महिला जिसने ओलंपिक में लगातार 2 मेडल प्राप्त किए। तो जो ये पीवी सिंधु जी जो है, पीवी सिंधु ने 2016 का जो रियो ओलंपिक था, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं 2016 की, है ना, तो 2016 का जो रियो ओलंपिक था, इस रियो ओलंपिक में जो पीवी सिंधु है उन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो उन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। और दूसरा जो है, जैसे हम लोग बात करते हैं 2020 के ओलंपिक की, तो ये कहां पर हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था टोक्यो जापान के अंदर। तो ये कहां पर आयोजित हुआ था? टोक्यो जापान के अंदर। तो इसके अंदर भी जो है पीवी सिंधु ने क्या जीता था? तो इसके अंदर जो है वो जीता था कांस्य पदक। तो ये जो कांस्य पदक जीता था वो किन्होंने जीता था? तो ये जीता था पीवी सिंधु जी ने। क्या जीता था? 2020 के अंदर, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखिए आप लोग, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आईपीएल के नए नियम के अनुसार टूर्नामेंट के पहले इंपैक्ट प्लेयर कौन बने? तो जो टूर्नामेंट के पहले इंपैक्ट प्लेयर है वो कौन बने? तो देखिए आप लोग, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तुषार देशपांडे। तो तुषार देशपांडे जो है ये किस टीम से खेलते हैं? तो ये खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, है ना। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? तो इनका जो संबंध है वो है सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन है उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल की, है ना, तो इस आईपीएल के अंदर हाल ही के अंदर एक नया नियम आया है। तो वो क्या है? देखिए आप लोग, इंपैक्ट, देखिए क्या है? इंपैक्ट प्लेयर, है ना। तो देखिए कि ये नियम क्या कहता है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं इंपैक्ट प्लेयर की, है ना, तो ये आईपीएल के अंदर बहुत ही चर्चा के अंदर है ये वाला जो रूल हाल के अंदर नया बनाया है। तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है इंपैक्ट प्लेयर के अंदर, कि जैसे आपको पता है कि 20 के अंदर कितना ओवर का मैच होता है? तो ये होता है 20 ओवर का मैच होता है। तो इस 20 ओवर के मैच में क्या होता है कि यदि आप लोगों को कोई भी खिलाड़ी चेंज करना है, तो जैसे जो 11 के अंदर है, प्लेइंग 11 के अंदर, यानी जो टोटल खिलाड़ी होते हैं वो कितने होते हैं? 11। तो जैसे 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इन 11 खिलाड़ी में से आप लोग 14 ओवर से पहले एक खिलाड़ी चेंज कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया कि जो चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है, इन्होंने क्या किया कि जो अंबाती रायडू है,
इन्हें अंबाती रायडू के स्थान पर किसको चेंज कर लिया था? तो इन्होंने जो चेंज किया था वो तुषार देशपांडे जो है, इनको चेंज किया था। किसने? चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है इसने चेंज किया था। किनको? तो इन्होंने किया था तुषार देशपांडे। और जो तुषार देशपांडे जो है, तुषार देशपांडे जो है ये क्या है? तो ये एक गेंदबाज है, तेज गेंदबाज है ना। तो ये है तेज गेंदबाज। तो जो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर की, तो इम्पैक्ट प्लेयर में होता क्या है कि जो जैसे 20 ओवर का मैच होता है तो इसके अंदर जो है खिलाड़ी को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था कि अंबाती रायडू के स्थान पर जो है मतलब वो किनको ले लिया था? तुषार देशपांडे को चेंज कर लिया था। तो ये जो चेंज करने का सिलसिला है वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो ये जो चेंज करने का है प्लान वो हम लोग कर सकते हैं 14 ओवर से पहले। तो 14 ओवर से पहले हम लोगों को क्या करना है? खिलाड़ी को चेंज करना है। तो उसकी जगह जो है वो दूसरा खिलाड़ी भी खेल सकता है। तो ये था इम्पैक्ट प्लेयर का रूल। देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, है ना। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यह है कि हाल ही के अंदर आरबीआई का स्थापना दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो देखिए आरबीआई का जो स्थापना दिवस है, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आरबीआई की, देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आरबीआई, है ना। तो आरबीआई जो है इसका काम क्या है? तो आरबीआई जो है, आरबीआई को हम लोग बोलते हैं बैंकों का बैंक बोलते हैं। दूसरी चीज हम लोग क्या कहते हैं कि जो आरबीआई है, तो आरबीआई क्या करती है? ये जो है वो बैंकिंग जो है, यानी जितने भी बैंकिंग रूल्स है उनको क्या करती है? रेगुलेट करती है। जैसे मॉनेटरी फंड जारी करती है। तो ये जो काम है वो किसका है? आरबीआई का। तो आरबीआई की हम लोग बात करते हैं, तो आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1934 के अधिनियम से। तो इसकी जो स्थापना है वो हुई 1 अप्रैल सन 1935 के अंदर किसकी स्थापना हुई? आरबीआई की। जैसे हम लोग बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई के हाल ही के अंदर जो 25वें नंबर के गवर्नर है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जी जो है ये कौन से नंबर के गवर्नर है? ये गवर्नर है 25वें नंबर के। ये ध्यान रखना, आजकल जो क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। तो ये कौन से नंबर के गवर्नर है? तो ये गवर्नर है 25वें नंबर के। जैसे हम लोग बात करते हैं कि 24वें नंबर के कौन है, तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करें 24वें नंबर के, तो 24वें नंबर के थे उर्जित आर पटेल। जो उर्जित आर पटेल है ये क्यों चर्चा में? तो ये जो है ये भी चर्चा के अंदर थे क्योंकि आपको पता है कि जो नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के टाइम कौन थे? तो ये हुई थी नोटबंदी 8 नवंबर सन 2016 के अंदर। तो 8 नवंबर 2016 के अंदर जो नोटबंदी हुई थी, तो उस नोटबंदी के टाइम जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे उनका जो नाम है वो क्या था? उर्जित आर पटेल। तो उर्जित आर पटेल जो है वो कौन से नंबर के गवर्नर है? ये है 24वें। 23वें आप लोगों से पूछ ले कि 23वें गवर्नर कौन है, तो 23वें जो थे उनका नाम है रघुराम राजन। क्या नाम है? तो उनका जो नाम है वो है रघुराम राजन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके अंदर यदि आप लोग बात करते हो शक्तिकांत दास जी के ना, तो इन शक्तिकांत दास जी जो है इनको हाल ही के अंदर जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया गवर्नर ऑफ द ईयर, है ना। तो इनको जो अवार्ड दिया गया वो कौन सा दिया गया है? तो वो दिया है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। किनको दिया गया है? तो ये दिया गया है शक्तिकांत दास जी को, है ना। तो ये था हमारा आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आरबीआई जो है इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया 1 अप्रैल के दिन, है ना। तो 1 अप्रैल सन 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो इस अवसर पर जो है आरबीआई अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो ये लास्ट क्वेश्चन था ही। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू। तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। ओके, थैंक यू।